नमस्कार, वेब टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पश्चिमी देशों और बाजारों में आर्थिक प्रतिबंध झेल रहे रूस के निवेशकों की नजर अब भारतीय शेयर बाजार पर है। एक तरफ जहां रूस का अमेरिकी डॉलर में कारोबार निरंतर कम होते जा रहा है, वहीं रूस ने चीन जैसे नए बाजारों के साथ उन्हीं की करेंसी में व्यापार करने की शुरुआत कर दी है। इधर भारत का नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड के मुताबिक रूस की राजधानी मॉस्को में मौजूद 3 संस्थाओं के विदेशी संस्थागत निवेशकों को या एएफपीआई के तौर पर रजिस्टर किया गया है। एएफपीआई निवेशकों वो होता है जो ना तो सीधे स्थानीय कंपनियों के साथ गठजोड़ करते हैं और ना ही सीधे तौर पर दूसरे देशों में कारोबार शुरू करता है। दरअसल एएफपीआई बड़े निवेशक होता है जो कंपनियों के शेयरों में या बॉन्ड्स में पैसा लगाता है और इनका सीधा वास्ता शेयर बाजार से होता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज कॉल्ड द सेबी की भारत में रजिस्टर्ड एएफपीआई सूची में 2 नए रूसी संस्थाओं और एक कारोबारी का नाम पहली बार आया है, जिससे भविष्य में दूसरी रूसी निवेशकों को भी भारतीय बाजार में दिलचस्पी बढ़ सकेगी। रूस की अल्फा कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी ने एएफपीआई को 2 लाइसेंस लिए हैं, जबकि एक लाइसेंस निजी निवेशकों को रोजनाव के नाम पर लिया है। बीबीसी ने बाशेबोलात रोजनाव के बारे में जानकारी जुटाई तो इस बात का पता चला कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज समेत जिन 333 रूसी नागरिकों को विदेशी निवेशकों के खिलाफ प्रतिबंध लगाया गया था, उनमें से एक नाम बाशेबोलात रोजनाव की भी है। हालांकि उनके दफ्तर ने इस बारे में नो कमेंट्स ही कहा गया है। रूस में पिछले 30 सालों से कपड़े का व्यापार करने वाली भारतीय मूल की मनोज लालवानी ने मॉस्को से बताया, रूस में ना तो काम की कमी है और ना ही अवसर की। व्यापारियों को या बड़े बिजनेस हाउस को मार्केट चाहिए। निवेश के लिए भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, तो सभी वहां पैसा लगाना ही चाहेंगे। जानकार इस कदम को अहम इसलिए भी बता रहा है क्योंकि अभी तक रूस से भारत में होने वाली निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई के जरिए ही होते रहा है, ना कि एएफपीआई के जरिए, जिसमें विदेशी कंपनियों भारतीय शेयर बाजार में सीधे निवेश कर सकता है। आर्थिक निवेश के कानूनी पहलुओं को जानकर प्रखर हुआ इकोनॉमिक टाइम्स अखबार में लिखा, सेबी ने इस तरह का बाहरी निवेश के मामले पर कड़े कानून बना रखा है, लेकिन रूस की मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति को देखते हुए हम वहां से भारत में ज्यादा एफडीआई आता देख सकेंगे। जो 3 लाइसेंस दिया गया है वो 2026 तक चालू रहेगी। करीब 1.5 साल पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो कई देशों ने रूस की आमदनी को कम करने और उसकी युद्ध की कोशिश को कमजोर करने के लिए उसके तेल और गैस की आयात के नियंत्रित करने के लिए फैसला लिए थे। रूस के सरकारी खजानों को कथित तौर पर कमजोर और निष्क्रिय करने के लिए नाटो समूहों वाले पश्चिमी देशों ने रशियन सेंट्रल बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार का $324 अरब भी फ्रीज कर दिया था। पश्चिमी देश से रूस की निर्यात होने वाली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर बैन लगाने से रूस तक उनकी पहुंच लगभग खत्म हो गया था और रूस न सिर्फ निर्यात के लिए बल्कि आयात के लिए भी नए और परिचित बाजारों को तलाश में रहा था। परमाणु शक्ति संपन्न और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य के तौर पर रूस जैसे एक महत्वपूर्ण देश के खिलाफ इससे पहले इतनी कड़ा प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का पूर्व प्रोफेसर ए.के. पटनायक मानता है, आज की दुनिया वॉरफेयर से ज्यादा आर्थिक मजबूती पर चलती है। उन्होंने बताया, सामरिक और आर्थिक दोनों ही सूरत में भारत के लिए रूसी निवेश बेहतर और सुरक्षित कहा जा सकता है। अगर इसकी तुलना चीन से हो, चीन के कंपनियां और निवेशकों ने भी विदेशी बाजारों और स्टॉक मार्केट्स में तक ने निवेश कर रखा है। तुलना की जाए तो भारत
तो रूस को ही प्राथमिकता देगा, क्योंकि दोनों देशों का संबंध आज का नहीं, बहुत पुराना ही और मजबूत रहा है। लेकिन साथ ही ये भी देखना पड़ेगा कि इन संबंधों का भारत की पश्चिमी देशों के साथ रिश्तों पर क्या असर पड़ता है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।